हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के वर्गीकरण के बारे में आपने देखा। तो 6 रिएक्शन हो गई थी। आज 7वीं रिएक्शन हमारी होगी बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या बोला जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये कैसा है, क्या किसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चों। इन अभिक्रियाओं में दो आयनिक यौगिकों के, इनकी परिभाषा लिख लीजिए। इन अभिक्रियाओं में क्या किया गया है? इन अभिक्रियाओं में दो आयनिक यौगिकों के धनात्मक दो आयनिक यौगिकों के धनात्मक भागों का एकांतरण होता है। दो आयनिक यौगिकों के धनात्मक भागों का एकांतरण होता है। दो धनात्मक भागों का एकांतरण होता है। द्विविस्थापन के लिए उत्पाद पदार्थों में से कम एक जल में अपक्षेप होना चाहिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए उत्पाद पदार्थों में से कम एक जल में अपक्षेप होना चाहिए, यानी उसमें एक कुछ न कुछ क्या होगा, अपक्षेप जरूर प्राप्त होगा। यानी इन अभिक्रियाओं में दो आयनिक यौगिकों के धनात्मक भागों का एकांतरण होता है। उसमें क्या होगा, धनात्मक भाग एक दूसरे से क्या होगा बच्चों, विस्थापित हो जाते हैं। देखिएगा एग्जांपल के रूप में हम बेरियम क्लोराइड की सल्फ्यूरिक से किया कराएंगे। बेरियम क्लोराइड की सल्फ्यूरिक बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, BaSO4, और सल्फ्यूरिक का सूत्र होगा H2SO4। इसमें क्या होगा, दो आयनिक यौगिक कौन होगा, धनात्मक भागों का, यानी धनात्मक भागों का क्या होगा बच्चों, एकांतरण होगा। देखिए यहाँ पे यदि मैं इसको रिमूव करता हूँ दो भागों में टूटेगा, ये आपका क्या होगा, जैसे देखिए कैसे टूटा है, Ba2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। इसी प्रकार से इसको तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। मतलब ये अब इसमें ये कह रहे हैं कि दो धनात्मक भागों को क्या होता है बच्चों, स्थानांतरण होता है। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि मान के चलिए बेरियम सल्फेट की क्रिया H2SO के साथ कराएंगे, नहीं ये नहीं होगा, बेरियम सल्फेट नहीं बल्कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, यहाँ SO4 के साथ क्या होगा, Cl2। तो देखिए अब यहाँ पे दो H और दो Cl यानी क्या होगा, ये अपना एक दूसरे से अलग विस्थापित हो जाएंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों BaSO4, यहाँ पे H2 क्या होगा, धनात्मक भाग यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका BaSO4, और ये दोनों कहाँ पे, ये Cl और एक ये गैस निकल कर क्या बना देगा, HCl, यानी 2HCl का निर्माण हो जाता है बच्चों। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, क्या है इसमें, ये आपका आयनिक भाग है, इसको हटा देता हूँ तो आपका निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, BaCl2 H2SO4। तो Cl2 और H2 इसका ले लिया, अलग कर दिया, बचा क्या, BaSO4। इसका नाम क्या होगा बच्चों, बेरियम क्लोराइड। इसका नाम तो जानते ही होंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल है।
इसका नाम क्या होगा? ये बेरियम क्लोराइड तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा। बेरियम सल्फेट और इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया हमारी होगी बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बन जाएगा ना, यानी इन अभिक्रियाओं में जो आयनिक यौगिक जो होते हैं उनमें से धनात्मक भागों का स्थानांतरण होता है। यदि BaCl2 की हम बात करेंगे तो BaCl2 प्लस H2O यहाँ दिया हुआ है क्या हो गया? अलग हो जाएंगे। अब BaCl4 में जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बन जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया होता है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाओं में क्या होता है बच्चों? देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अम्ल की क्षार से अभिक्रिया होने पर लवण तथा जल बनता है। अम्ल की क्षारक से अभिक्रिया होती है। इसकी अम्ल की क्षारक से क्रिया होने पर, अम्ल की क्षारक से अभिक्रिया होगी बच्चों। अम्ल की क्षारक से क्रिया होने पर लवण तथा जल बनता है। लवण तथा जल बनता है। ठीक है, लवण क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। इसमें क्या क्या होगा देखिए, अम्ल की क्रिया क्षारक से क्रिया कराएंगे तो लवण तथा जल बनता है। और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। यह है अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। चलिए एक रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। इसमें कहा जाता है कि क्षारक का अम्ल के साथ उदासीनीकरण होने के कारण लवण का घोल उदासीन, ना अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है उदासीनीकरण, ना तो अम्ल होगा ना तो क्षार, तब क्या होगा? इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। देखिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र क्या होगा बच्चों? आपको पता होगा, बताया था। सोडियम हाइड्रॉक्साइड मतलब NaOH। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है? आपको बताया चुका हूं HCl। कई बार आपने रासायनिक क्रिया किया HCl। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। यहाँ पे देखिए Na और Cl अलग हो जाएगा और क्या बना दिया? H2O। H और OH मिलकर क्या बना देता है बच्चों? H2O। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे क्या हो रहा है? अम्ल की क्षारक से क्रिया होने पर, अम्ल ये हमारा HCl है, क्षारक का NaOH है, और इसको लिख देते हैं
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ये क्षार है, ये अम्ल है। जब क्षार की क्रिया अम्ल के साथ करा देते हैं तो एक लवण बनता है। तो ये क्या नाम है इसका? यही है लवण। अम्ल की क्रिया क्षार के साथ या क्षार की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण बनता है और जल मॉलिक्यूल थोड़ा बाहर चला जाता है। इसी प्रकार से यदि आप Na2CO3 की क्रिया HCl के साथ कराएंगे, Na2CO3 का नाम क्या होगा? Na2CO3 प्लस क्षार है और आपका HCl के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो देखिए आप NaCl ही बनेगा और यहाँ पे क्या होगा? CO2 बनेगा और H2O बनेगा। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब पानी। H2O भी बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? इसका दो मॉलिक्यूल लिया जाएगा और दो मॉलिक्यूल लेने के बाद क्या करेंगे? 2H यहाँ पे है, एक आप ले लेकर पानी बना लेंगे, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, और एक आपका 2Cl यहाँ पे है, दो Na है तो आपका यहाँ 2NaCl बन जाएगा। तो ऐसी भी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रियाएं। इसको कौन क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है अवक्षेपण। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रियाएं। मिटा दूं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? अवक्षेपण मतलब होता है प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन अवक्षेप का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, और अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी अवक्षेपण अभिक्रियाएं। वह अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद पदार्थ अघुलनशील होने के कारण अवक्षेपित होकर विलयन के तली में बैठ जाता है। तो क्या लिखने पर जाएगा? वह अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद, वह अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद, वह अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद आघुलनशील होने के कारण, आघुलनशील होने के कारण आघुलनशील होने के कारण अवक्षेपित होकर विलयन में तली में आ जाए, आया राइट दीजिए, अवक्षेपित होकर विलयन के तली में बैठ जाए। अवक्षेपित होकर विलयन के तली, तली मतलब नीचे तल में, तली में बैठ जाए, अवक्षेपित होकर विलयन की तली में क्या आ जाए या बैठ जाए, तो यह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो यह है अवक्षेपण ठीक है बच्चों, क्या बोला इन्होंने? अवक्षेपण का मतलब कोई अवक्षेप फंस जाता है और वह क्या होगा? आघुलनशील। ये पार्ट ये आपको मैं देखा था कल चाय पी रहे थे, ठीक है, लेकिन चाय पीने के पहले की प्रक्रिया आप सोचिए, जब चाय बन रही थी
चाय बनने के बाद यदि आप गैस में चाय उबल रही है, ठीक है, ये दमके में क्या है, गैस में रखा हुआ है और आप कप में क्या कर रहे हैं, कप या जो भी बर्तन हो, स्टील का बर्तन, यदि उसमें चाय उबल रही है और आप गैस को आप बंद कर दीजिए। जैसे गैस बंद कर देते हैं तो जो चाय पत्ती होती है, जो हमारा विनेगर के कण होते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे तली में बैठ जाते हैं और वो जो हमारा विनेगर होगा ऊपर बैठ आसानी से क्या होता है, एकदम स्थिर हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो नीचे तली में बैठ गया है वो क्या है, चाय पत्ती तो है और वो क्या हुआ, अवक्षेप ही कहलाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अवक्षेप। वह पदार्थ जो विलयन में घुल ना पाए, वह नीचे तली में क्या हो जाए, बैठ जाए, उसी क्या बोलते हैं, अवक्षेप। देखिए क्या लिखा, वह विलयन जिसमें एक उत्पाद आगमन के होने के कारण अवक्षेपित होकर विलयन के तली में बैठ जाता है, वो घुलता नहीं है, वह अवक्षेपित रहता है, यानी अविलय रहता है और उसे हम क्या कहते हैं, मिल जाए तो यह अवक्षेपण क्रिया कहलाती है। चलिए एग्जांपल की बात करते हैं कुछ। बेरियम क्लोराइड की क्रिया परफ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे, इसको आप कर चुके हैं एग्जांपल के रूप में। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, BaCl2। H2SO का नाम क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और जब ये क्रिया करते हैं तो यहाँ पे क्या होने वाला है, निश्चित रूप से HCl ये क्या होगा, अलग हो जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा आपका BaSO4 और 2HCl बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। चलिए नेक्स्ट रासायनिक क्या पढ़ते हैं, लेड नाइट्रेट की क्रिया H2O को H2S के साथ कराएंगे। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा, PbNO3, ये लेड नाइट्रेट है। जब PbNO3 की क्रिया किसके साथ कराना है, H2S, और H2S का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से PbS का निर्माण हो जाता है और HNO3, PbS का मतलब क्या होगा, लेड सल्फाइड प्लस Pb के स्थान पे तो हो गया HNO3 बचा है, HNO3। देखिए NO3 यहाँ पे दो है, दो हाइड्रोजन बच रहा है, ये आपस में जाकर के पूरा मिल जाएगा तो बन जाएगा HNO3 और 2HNO3 बन जाएगा। तो नाम क्या होगा बच्चों, PbNO3 का नाम है लेड नाइट्रेट, H2S का नाम है क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, PbS लेड सल्फाइड और आपका क्या होगा HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। याद रखिएगा बच्चों, ये हमारे क्या है, रासायनिक क्रियाओं में प्रकार चल रहे हैं, ठीक है बच्चों, बन रहा है, समझ में आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट रासायनिक क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। लास्ट रासायनिक क्या होती है बच्चों, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया और अपचयन का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन के साथ क्रिया। और एक आप नाम और सुने होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यदि वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्रहण की जाती है तो हम उसको बोलते हैं अपचयन। चलिए पहले पढ़ते हैं हम ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं में। पहला पॉइंट होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये ऑक्सीकरण क्या क्या होती है बच्चों, थोड़ा देखिएगा, इसमें आपकी सामान्य परिभाषा लिखी हुई है, उदाहरण लिख लीजिए, पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोजन, यानी वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है ऑक्सीकरण कहलाता है। वह पदार्थ ऐसे लिखिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का
संयोजन होता है अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती। मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन यानी ऑक्सीजन क्या होता है संयोग करता है और हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों हाइड्रोजन का निष्कासन होगा निश्चित रूप से हाइड्रोजन निष्कासित हो जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। एग्जांपल के रूप में देखिए बच्चों क्या होगा C प्लस O2 को क्या बना एग्जांपल क्या होगा C प्लस O2 क्या बनता है देखिए CO2 बन रहा है यहाँ पे C प्लस O2 CO2 और आप आगे क्या पढ़ना है पढ़ सकते हैं S प्लस O2 SO2 S प्लस O2 SO2 समझ में आ रहा है बच्चों ये आपका क्या है कार्बन ये क्या है ऑक्सीजन ये क्या है कार्बन डाई ऑक्साइड ठीक है C प्लस O2 ये क्या है बच्चों सल्फर है इसको बोलते हैं आप लोग जानते ही हैं ये क्या होगा ये SO2 कहां पर है SO2 रहेगा ना सल्फर डाई ऑक्साइड यानी SO2 है तो सल्फर डाइऑक्साइड SO3 है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड और CO होता है वो मोनोऑक्साइड कार्बन ये इस प्रकार की रासायनिक क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण क्रिया है वे क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन अथवा हाइड्रोजन का क्या हो निष्कासन उसे क्या कहते हैं ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट रासायनिक क्या पढ़ते हैं अपचयन क्रिया रेडान है अपचयन क्रिया क्या बोलते हैं अपचयन क्रिया क्या बोला जाता है अवकरण अवकरण भी कहा जाता है ऑक्सीकरण को आप उपचयन कहते हैं और अवकरण भी कहा जाता है अपचयन रासायनिक क्रिया को। तो दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं रिडक्शन और अपचयन अभिक्रियाएं ठीक है बच्चों दूसरा पॉइंट क्या होगा अपचयन अभिक्रियाएं तो लिख दीजिए अब इसमें क्या होगा उसी का जस्ट उल्टा होगा वे अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन होता है अथवा ऑक्सीजन का निष्कासन ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे क्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होगा संयोजन और अथवा ऑक्सीजन का क्या होगा निष्कासन होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है अपचयन अपचयन को क्या बोलते हैं अवकरण अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहलाती है।
एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल होगा जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन का योग होगा। चलिए कौन सा हाइड्रोजन होगा बच्चों, N2 और H2 का नाम तो सब आपने सुना ही होगा। देखिए N2 और H2 ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब चलिए इसको वैधन करना है। अमोनिया ये बच्चों N2 है, मतलब नाइट्रोजन। ये क्या है, हाइड्रोजन। ये आपका नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। और जब ये आपस में क्रिया होती है, क्या होगी आपस में बच्चों, क्रिया। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, NH3 बनता है। तो देखिए आप एक संतुलन करना है आपको, तो संतुलन कैसे करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे 1, तो आप क्या करें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2, यहाँ कितना हो गई 3 दूनी 6, यानी अभी 3 था 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हो गया। और देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ही 2 ही है। आप ऐसा काम करिए कि आप 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा बच्चों 3 दूनी 6, यानी 6 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया और 6 हाइड्रोजन यहाँ भी। आप कैसे समझेंगे 6 हाइड्रोजन, ये आपका जो H3 लिखा हुआ है इस 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा। कैसे निकाला जाता है, थोड़ा केमिस्ट्री में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ये आपका 2 है तो नाइट्रोजन के पहले 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हैं। इसका मतलब 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हैं। अब ये 2 लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, 2H होता जरूर, अगर यहाँ पे 3 ना लगा होता तो 2H वहां भी पढ़ते, लेकिन नीचे 3 भी लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार की रासायनिक तत्व बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो इस प्रकार की रासायनिक तत्वों को क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, हाइड्रोजन की उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होकर कॉपर ढाल एवं जल बनता है। ठीक है, CuO+H2 तो Cu+H2O। एक आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़े होंगे बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती है। नाम सुना है आपने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या बोलते, इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए चलिए इसको हम थोड़ा बात करते हैं, इसके लिए क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इसीलिए मैं जाता, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती है, जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता
रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, जिनमें एक पदार्थ का क्या होता है बच्चों? जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का क्या होता है बच्चों? अपचयन होता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जांपल देखिए, CuO + H2, CuO + H2 तो बना देगा, क्या बनाएगा? Cu बनेगा प्लस H2O बनेगा। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का निकलना। यदि ऑक्सीजन यहां पे निकल रहा है तो क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन का निष्कर्षण अपचयन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से CuO से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा? अपचयन। ठीक। अब देखिए यहां से यहां तक के बीच में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन योग हो रहा है। यानी देखिए H2 में क्या हो रहा है? H2 में एक ऑक्सीजन इन्होंने ग्रहण कर लिया, बना दिया H2O। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना होगा तो ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना हो जाएगा तो अपचयन। याद रखिएगा, मेन पॉइंट यही है। यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, और इस प्रक्रिया में यहाँ पे यहाँ तक में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? अपचयन। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है बच्चों। इनको आप पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ पदार्थ हम आगे थोड़ा और करते हैं। पदार्थों की कुछ विशेषताएं दिया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिस्टेंस, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं जैसे गलनांक, क्वथनांक आदि की पहचान लवण तथा शुद्धता की जांच कर सकते हैं, उसके आधार पर कहा जाता है। तो 2 मिनट हम इसके लिए बात करते हैं बच्चों, फिर इसके बाद आपका ये कंप्लीट कर देंगे और इसके पश्चात आपको क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर लिखाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा 2 मिनट और देख लेते हैं। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? गलनांक को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट? जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। यानी जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। उस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। उसे उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। यानी क्या लिखा हुआ है? जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ क्या हो जाए? द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। यानी कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं बच्चों? गलनांक कहते हैं। याद रखिएगा, बर्फ का जो गलनांक होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का जो गलनांक होगा कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसी प्रकार से मोम की बात होगी तो मोम, शीशा, मोम और शीशा इन दोनों का जो होगा 54 डिग्री सेंटीग्रेड, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? इनका गलनांक है बच्चों, याद कर लीजिएगा। कुछ पॉइंट मैं दे दिया हूं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे उस पदार्थ को क्या कहते हैं? गलनांक। और याद रखिएगा, बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट पॉइंट हमारा होगा गलनांक के बाद क्या होता है?
क्वथनांक। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। क्वथनांक को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होगा कि जिस ताप पर कोई द्रव ठोस पदार्थ द्रव में बताया गया, इसे जिस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अपोजिट। जिस ताप पर कोई द्रव उबलकर वाष्प में परिवर्तित हो जाए, जिस ताप पर कोई द्रव, जिस ताप पर कोई द्रव क्या हो जाए, जिस ताप पर कोई द्रव उबलकर वाष्प में परिवर्तित हो जाए, उबलकर वाष्प में परिवर्तित हो जाए, यानी जिस ताप पर कोई द्रव उबलकर वाष्प में परिवर्तित हो जाए या होने लगता है, उस द्रव पदार्थ का हो जाए, उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। क्वथनांक कहलाता है। आप लिख लीजिए बच्चों, पारा का क्वथनांक 357 डिग्री सेंटीग्रेड। पारा का क्वथनांक कितना होता है? 357 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक, ठीक बच्चों। पदार्थ पारा हो गया, शुद्ध जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पेपर जा चुके हैं। शुद्ध जल का कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समुद्र जल का 104, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इथेनॉल का 78, डिग्री सेंटीग्रेड का मेथेनॉल का 64.5। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, यानी एमपी बोला जाता है बच्चों, और क्वथनांक को पीपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो आप याद रखिएगा, गलनांक का मतलब गला देना, गल जाना, और क्वथनांक का मतलब क्या होगा? उबलना। तो क्या कहा? जिस ताप पर कोई द्रव, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ क्या होगा? गलेगा। तो कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। और इसी तरह क्या होगा? जिस ताप पर कोई द्रव उबलकर सीधे क्या हो जाए? वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए। जैसे ही परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? उस द्रव पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। यहाँ कुछ मान लिखे हुए देखिए। पारा का जो आपका क्वथनांक होगा 35 पर 357, सबसे अधिक की बात हो रही, सबसे अधिक है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। 357 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या है? क्वथनांक है। शुद्ध जल की बात होगी तो शुद्ध जल का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। समुद्री जल का यानी समुद्र जल का अगर क्वथनांक पूछा जाता है 104 डिग्री सेंटीग्रेड। एथेनॉल का है तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेथेनॉल का क्या है? 64.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखिए बच्चों, जो बर्फ का अगर पूछा जाएगा कि गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक कितना होगा? 0। अभी इसके पहले लिखा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों पेपर में आ चुके हैं, पारा, शुद्ध जल और बर्फ, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने आपको, इस वीडियो में हमने आपको क्या क्या बताया? केमिकल रिएक्शन का क्लासिफाइड, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से पढ़े हैं बच्चों आप? डबल डीकंपोजन रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट,
डिकम्पोजन नहीं है, डिकम्पोजन पढ़ चुके हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये चार आपने रिएक्शन पढ़ा और 2 पॉइंट पढ़े, एमपी मेल्टिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और यदि आज से ये आपका 7 चैप्टर कंप्लीट होता है और जिसमें इसके पश्चात मैं आपको 6 चैप्टर बच्चों 6 चैप्टर आपका ये कंप्लीट होता है। इसके पश्चात मैं आपको प्रश्न उत्तर लिखाऊंगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो हमारा 6 चैप्टर था केमिकल्स के मतलब कहना चाहिए कि आपका पॉइंट केमिस्ट्री से रिलेटेड था, तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए और यदि नहीं बनता है आप इसे क्या कमेंट करिए, निश्चित रूप से आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। ओके।